सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आइए प्रॉपरली स्टार्ट कर लें अपनी मीटिंग और सबसे पहले प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। अरुणा जी ने क्वेश्चन पूछा है और मैं सुनील जी को ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं ये सुनील जी ने ही मेरे को पूछा था और मैं उसी पर सब्जेक्ट को चूज किया है। तो दूसरी बात मैं सुनील जी से पूछना चाहूंगा कि कल जितनी बात कही है उस पर कुछ प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बिफोर आई गो फर्दर। पर पहले अरुणा जी की बात करते हैं, जो अरुणा जी पूछना चाहती हैं। पूछिए अरुणा जी। मेरा ये सवाल था कि सारे तो हमारे जो लिटरेचर थे, जो लिखित ग्रंथ थे, ऋषियों का ज्ञान था, वो सब आक्रांताओं ने जला दिया। ऐसे सुनने में आया है कि 3-3, 4-4 महीनों तक वो लाइब्रेरीज जलती रही। वो जब जो था वो ऐसे पन्नों पे लिखा था कि जो आग नहीं पकड़ सकते, इतना हमारा साइंस आगे था, लेकिन वो आग की लपेट में आके उनका धुआं होता रहा। वो दे कुडंट कैच फायर, लेकिन उनसे स्मोक निकलता रहा और 3-4 महीने गए, फिर उनकी राख हो गई। तो ये सब होने के बावजूद आज 5000 साल पीछे जो हमारा roughly I'm saying, I'm not sure about how many years, लेकिन 5000 साल पुराना ये जो ऋग्वेद है, ये आज जैसा के वैसा सभी उनके मंडल, सभी उनके ऋचा उनके साथ हमारे पास आया है। ये इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या है? क्या मौखिक परंपरा से ये आया है? ये मेरा सवाल है। और ये 2-3 बातें करता हूं इस पर। पहली बात तो ये कि 3.5 साल तक हमारा लिटरेचर जलता रहा। So bad, very bad. ठीक है, पहली बात, 3.5 साल तक हमारा लिटरेचर जलता रहा और नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज दोनों यूनिवर्सिटी में से निकालकर इस सारे सामान को, पुस्तकों को भी, मटेरियल्स को भी जलाया गया। कितना मटेरियल था ये आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में। इस पर चिंतन करिए और सोचिए कि कितना मटेरियल था। पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि इसी के कारण से, इसी के रीजन से, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमारी जल गई और बहुत सारी चीजें हमारी बर्बाद हो गई, हमारा जो आज अवेलेबल लिटरेचर है ये बहुत लिमिटेड और बहुत कम रह गया है। अब उसके ऊपर बात करता हूं कि जो सरवाइव किया वो कैसे सरवाइव किया। इस चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी किताबों में। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं 2 सोर्सेस को। एक कि मुझको जर्मनी से वेद भेजे गए, प्रिंटेड संस्कृत वेद जर्मनी में अवेलेबल थे। और जर्मनी क्यों गए थे? जर्मनी इसलिए गए थे कि वो अंग्रेजों ने शुरू में आके उनकी कॉपीज को सीज करके जर्मनी भेज दिया था वेरी अर्ली 1900s के अंदर, सॉरी 1700s के अंदर, वेरी अर्ली, कि वो उस चीज का खंडन कर सके और उसको बर्बाद करके, उनको मिस इंटरप्रेट करके इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। इस पर्पस के लिए उन्होंने जर्मनी भेजा था। पर जो भी है, जर्मनी से उनको उनकी कॉपीज, संस्कृत कॉपीज मिल गई जिसको वो यहां पर ला सके। नंबर 2, दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार जो कि मुख से इस चीज को याद किया करते थे, स्मरण किया करते थे, और उनमें भी ऐसे लोग थे जो कि एक वेद को एक ही पूरी फैमिली पढ़ती और याद करती थी, उनकी परंपरा थी और उन्होंने याद किया हुआ था, फिर दूसरे वेद को किसी और से। तो स्वामी जी ने क्या किया था कि उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर इस रिटन मटेरियल को कंपेयर करके एक साथ देखा था कि इसमें परफेक्शन, गलती कहाँ है, परफेक्शन क्या है, वो सब चीजें कंपेयर करके इनको कंपाइल करके रेडी किया था। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सर्वाइव्ड। उसमें से मौखिक भी है, मेमोरी के थ्रू भी है, और कुछ इधर उधर चोरी होके या जो निकल गई या जो उन यूनिवर्सिटीज में से बाहर भी पड़ी हुई थी वो बच गई। इस तरह बची हुई चीजें हैं जो हमारे पास है। बहुत सारा ऐसा ज्ञान और विद्या है जो कि दब गई और जो चली गई और जो बर्बाद हो गई, जो हमारे पास है ही नहीं, हमको मिली ही नहीं। ठीक है ना? अरुणा जी, आपको आंसर करती है बात?
जी हाँ। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं, बट उसके पहले मैं चाहूंगा कि सुनील जी से बात कर लें और श्वेता जी आपका प्रश्न पूछ लें। नहीं, आज इनकी तरफ से। सर, मेरा वही कल का है कि जैसे हमने ब्रॉड कैटेगरी में, अभी मुझे पता नहीं आप उसमें शायद आज बताने वाले हैं या नहीं, तो ब्रॉड कैटेगरी तो हमने बात कर ली कि जो वैल्यूज पे मैं आ रहा हूँ, वैदिक वैल्यूज पे आपने पहले बताया कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, बट वैल्यूज में हमने बात किया कि नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, देन कर्म करना चाहिए, और आनंद के लिए कर्म करें, जब वो अपने से बियॉन्ड होता है तो उसमें आनंद आता है, और कर्म फल उसके हिसाब से मिलता है। तो मेरा ये है कि दिस इज ब्रॉड कैटेगरीज, उसके अंदर में जो जो मतलब शायद सब लोग उतने टू स्टार्ट भी उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं, तो उनको छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे उसके सब पार्ट्स चाहिए होते हैं कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स भी कहीं हैं हमारे पास कि अगर हम बात कर रहे हैं नॉलेज, तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि data says कि only 1% of population actually read book after their formal education is over, including हमारे जो बुक्स हैं वो सब मिला के लोग पढ़ते ही नहीं। तो ये ग्रुप अलग है, इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है, बट दैट्स प्रूवन डाटा। तो वो लोग पढ़ते, उनको सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ाई हो गई, डिग्री मिल गई, अब पढ़ना नहीं है। तो हाउ डू वी ब्रिंग दैट चेंज, वो उनके ऐसा हमारे वैदिक में भी है कि नॉलेज जब हम बोल रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, कर्म जब हम बोल रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, और दूसरों के लिए बोल रहे हैं तो उसमें क्या है, और कर्मफल अगर बात कर रहे हैं तो शायद कर्मफल सबको समझ में आता है, बट बाकी चीजें समझ में नहीं आती। अब ये इसके जो एक्सपेंशंस है ना, माइन्यूट, माइक्रो, ये they are going to be a little very elaborate and we will have to work on it and talk about it. I don't mind, but it can go on for many weeks. But ठीक है, I don't mind. I mean, अगर ग्रुप इसको ग्रुप सुनना चाहेगा तो मैं जरूर कहूंगा। लेकिन मैं आज ये बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम लोगों ने बात की थी कि स्वाध्याय जो होती है, आपने एक पर्टिकुलर कोई किताब उठाई है तो उसको कैसे समझा जाए कि वो वैल्यूज पे खरी उतरती है कि नहीं उतरती। हाँ जी, हमने बात वहां से शुरू की थी, ठीक है ना। आइए अपनी फॉर्मल टॉक शुरू कर लेते हैं और मैं इन बातों को डील करना शुरू करता हूं। अब यूं है, मैं शुरू इस तरह से करूंगा आज की अपनी बात के, पहली बात तो ये है कि वेद क्या है और वेद मंत्र क्या है। सबसे पहली बात, आपको अगर वेदों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो मेरी कोई बात का कोई मतलब आपके लिए नहीं होगा। नंबर 1, मैं क्यों कहता हूं कि मैं, अगर वेद ने कुछ कहा है तो मेरे लिए वो फाइनल अथॉरिटी है, चाहे मुझे वो समझ में आए चाहे समझ में ना आए, या जितना भी समझ में आए, मेरे लिए वो फाइनल अथॉरिटी है। मैं यूं कहता हूं, मुझे ये पता है कि वेद मंत्र परमात्मा की वाणी है। और परमात्मा की वाणी क्यों है? वेद मंत्र परमात्मा की वाणी इसलिए है क्योंकि वेद मंत्र एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं। वो तरंगे हैं, वो वेव्स हैं जो एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं। जो भी मेडिटेट करता है वो वेद मंत्रों को सुन सकता है। अगर वो उस लेवल तक मेडिटेशन में जा पाता है तो वो वेद मंत्रों को सुन सकता है। सुनकर कैसे इंटरप्रेट करता है, उनका मतलब क्या निकालता है, ये उसकी अपनी लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मगर हर एक वो इंसान जो भी मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में जाता है, वो वेद मंत्रों को, तरंगों को पकड़ सकता है, उन वेवलेंथ्स को, उन जो घूमती रहती हैं एटमॉस्फेयर में हर वक्त, उनको सुन सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जब सृष्टि बनती है, जब ये सृष्टि बनती है तो ये सृष्टि को बनकर, आपको, हमको, सबको पता है, ये मॉडर्न साइंस को पता है कि देयर आर करंट्स, वेव्स, या उसको कहें कि some sort of strength that works in between all systems in the universe, कि सूरज जो है वो अपनी जगह पर क्यों है और पृथ्वी से इतनी दूर क्यों है। उन दोनों के बीच में कौन सी ग्रेविटेशनल पावर्स या कौन सी मैग्नीट्यूड पावर्स काम कर रही हैं जो डिस्टेंस मेंटेन करती हैं या उसको चला के रखती हैं।
फिर पृथ्वी पर ऐसी कौन सी शक्ति काम करती है जो उसको कांस्टेंट रोटेशन देती है, रोटेशन देने के बाद एक ग्रेविटी देती है, ग्रेविटी का एक एटमॉस्फेयर तैयार करती है कि इतने किलोमीटर्स का है, उसके बियॉन्ड नहीं है। कैसा ऐसे है कि सैटर्न अपनी जगह पर है, जुपिटर अपनी जगह पर है, और हम अपनी ही सिर्फ गैलेक्सी की बात नहीं करते हैं। ऐसी 400 गैलेक्सीज तो साइंटिस्टों ने ढूंढ ली हैं, मॉडर्न साइंटिस्टों ने, कि सारी यूनिवर्सेस इतने सारे और बने हुए बहुत सारे, जो हमसे कितने 65,000 लाइट ईयर्स अवे हैं, नहीं 65 मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं। अगर वो 65 मिलियन लाइट ईयर्स सोच सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी दूर है और हमसे कितना विशाल सारा एक्सपेंशन है जो हमको समझ आने लग गया है आज। ये सारी की सारी चीजें जैसे ही सृष्टि की क्रिएट होती है, जैसे ही हिरण्यगर्भ के अंदर से बिग बैंग के हिसाब से फट के सब कुछ निकलता है, वैसे ही ये सारी चीजों के अंदर वेदों की तरंगे, वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स घूमने लगती हैं, जो ये सारे बैलेंसेस को और इन सारी फोर्सेस को मेंटेन करती हैं। ये है वैदिक तरंगों का काम। इसीलिए हम इसको परमात्मा की वाणी कहते हैं। आप इसको परमात्मा की शक्ति कह सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा की वाणी है। हमारे लिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे कानों के लिए ये परमात्मा की वाणी है। मगर जो हमारे कान नहीं हैं, उनके लिए ये रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, जो कि ग्रेविटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि हर चीज की, हर एक दूसरी चीज की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो कि थ्रो कैसे डिस्टेंस मेंटेन होगा, पुश कैसे होगा एक दूसरे के अगेंस्ट में, वो प्रोवाइड करती हैं, हर चीज प्रोवाइड करती है। 20,349 मंत्र, सारे के सारे मंत्रों को कोई भी दो मंत्र कॉमन नहीं है, कोई भी दो मंत्रों का पर्पस कुछ नहीं है, कोई दो मंत्र एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करते, कोई दूसरे की प्रिंसिपल या थ्योरी को कैंसिल नहीं करता। ये हमारे लिए ज्ञान के मंत्र हैं, ताकि हम सारी सिस्टम्स को समझ सकें। ये है वेद की वाणी, ये है वेद। इसमें कोई भी नहीं है कि ये रिलीजन या वो रिलीजन या ये कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान है बस। अब ये तो है वेद। अगर आपको वेदों की समझ नहीं है तो मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं होगा। सो पहले तो वेदों की और वेदों की वाणी को समझिए कि वेद क्या है। अगर आप एक बहुत बड़ा हॉल ले लेंगे, उस हॉल में आप 4, 5, 6, 7, 8 बॉल्स क्रिएट करके एक एक जगह पे स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर दीजिए, और आप कहेंगे ये अपनी जगह पे घूमते रहें और ये इधर उधर गिरे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ज्यादा हवा घुमाएंगे या फोर्स मारेंगे, नीचे से भी करेंगे, ऊपर से भी करेंगे, ताकि इनके अंदर बैलेंस मेंटेन होता रहे। वो जो आप करेंगे ना, वो सारा काम वेद की वाणी करती है, वो सारा काम वेद की तरंगे करती है। ये है वेद, यही है वेद की वाणी। ह्यूमन ईयर्स के लिए वो वाणी है, लेकिन वो है वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स, जो सारी संसार में, सारी क्रिएशन में हर वक्त घूमती रहती हैं, हर वक्त चलती रहती है। और ये क्योंकि परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ने क्रिएट किया है, इसीलिए हम इसको परमात्मा की वाणी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे ज्ञान का सोर्स यही है, यही हमको ज्ञान देता है। तो ये तो है वेद, पहली बात। इसीलिए मैं वेद मंत्रों को अपने हर चीज की, हर प्रिंसिपल की, हर चीज की अथॉरिटी मानकर उन्हीं के ऊपर काम करता हूं। क्या मेरे को पूरी वेदों की समझ है? नहीं, मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, हर वेद मंत्र के, रवि जी आपने हाथ उठाया, मैं आपकी बात अभी सुनता हूं। हर वेद मंत्र के मिनिमम 3 अर्थ जरूर होते हैं। हर वेद मंत्र के मिनिमम 3 अर्थ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। क्या कहा? आदि दैविक, दिव्य शक्तियों की बातें समझाने वाला मंत्र। दिव्य शक्तियां, जितनी भी दिव्यताएं हैं इस संसार की, वो सारी की सारी दिव्य शक्तियां। ठीक है? दिव्य शक्तियां कौन सी हैं? जिनको हम देवता कहते हैं, जो परमात्मा द्वारा बनाई शक्तियां हैं,
चाहे वो सूरज है, चाहे वो वायु है, चाहे वो अग्नियां हैं, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी है, ग्रेविटीज है, सब दिव्य शक्तियां हैं। सो पहली आदि दैविक, दूसरी आदि भौतिक। भौतिक क्या हुई? फिजिकल, फिजिक्स। जो भी फिजिकल चीजें हैं इस संसार की, जिसको हम एहसास महसूस करते हैं या जो संसार को चलाती बनाती हैं, वो आदि भौतिक। वो सब शक्तियों को कंट्रोल करना आदि भौतिक कहता है। तीसरा आध्यात्मिक, हमारे लिए, जो हमारे ज्ञान के लिए है, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए है, जो भी हमारी समझ के लिए है, वो आध्यात्मिक। सो हर मंत्र के मिनिमम 3 अर्थ जरूर होते हैं, मिनिमम। एक जगह महर्षि दयानंद ने अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक मंत्र के 19 अर्थ दिखाए हुए हैं, 19 डिफरेंट मीनिंग्स। और उस पर भी महर्षि दयानंद साइंटिस्ट नहीं थे, तो उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड मंत्र नहीं बताए हैं, उनके अर्थ नहीं बताए। 19 मंत्र तो उन्होंने, अर्थ तो उन्होंने ऐसे ही बता दिए एक मंत्र के। तो ये वेद हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वेदों पे भरोसा नहीं है तो फिर किसी भी बात पे कोई भरोसा करने की कोई है ही नहीं बात, सब बातें खत्म हो जाती हैं। तो ये हैं वो वेद मंत्र जिनकी हम बातें करते हैं। और फिर हम वैदिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि कहां से हम समझें कि कौन सी चीज हमारे वैदिक वैल्यूज पे खरी उतरती है और कौन सी नहीं उतरती। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कौन सा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, कौन सा लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक, कौन सी बातें सुननी चाहिए, कौन से गुरु को अडेप्ट करना चाहिए, ये सारी बातें हम वैदिक बिलीफ्स के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर एस्टैब्लिश करके कर रहे हैं आज की चर्चा। अब रवि जी या युक्ता जी, आपने हाथ उठाया, पूछिए क्या पूछना है। मैं ये कहने लगा था, जो आपने कहा है कि वेद का जो तरंगे हैं एटमॉस्फेयर में हैं, और वेद तो काफी पुराने प्रभु की वाणी है, लेकिन मैंने कुछ साल हुए हैं सुना था कि जो वो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसको भी उन्होंने जो आवाजें आई थी, जो साउंड्स थे और जो बातें हुई थी, उन्होंने अब सुन लिया था। यहाँ पर आजकल उन्होंने निकाला था कि भाई उन्होंने वो बात सुन ली है। तो इसका मतलब ये कि ये तो रिसेंट हुए हैं, लेकिन जो वेद तो बहुत पुराने थे, तो नेचुरली जरूर होंगे, जरूर। वो है आपने कहा जैसे मेडिटेशन से, तो आई बिलीव इन दैट कि मेडिटेशन जब उस लेवल पर ना पहुंच जाता है, तभी उसको प्रभु के साथ कनेक्शन हो जाता। देखिए, वेद तो जब क्रिएशन बनती है वो तब बनते हैं, क्योंकि अगर वो क्रिएशन के समय नहीं बनेंगे तो क्रिएशन बनेगी ही नहीं। अगर वो तरंगे नहीं घूमेंगी तो सूरज और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस नहीं बनेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट्यूशनल फोर्स नहीं बनेगी। तो ये बनती वेद मंत्र तभी बन जाते हैं जबकि सृष्टि बननी शुरू होती है और बनती है। और जब वो परफेक्शन अपनी जगह जगह पर आके बैठ जाते हैं तो वेद मंत्र का फ्लो स्मूथ हो जाता है। लेकिन जब ह्यूमन लाइफ इसमें आती है, तब वेद मंत्रों को ह्यूमन सुनना शुरू करते हैं। उसके पहले वेद मंत्र तो हैं, सुनने वाले ह्यूमन नहीं है, ठीक है। अब ह्यूमन लाइफ पर भी मैं बात करूंगा, पर यह बात क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि वेद मंत्र क्या है और हम वैदिक वैल्यूज पे बात क्यों करते हैं। हम वैदिक वैल्यूज पे बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो परमात्मा की वाणी है, और अगर वो परमात्मा की वाणी है तो उसके विपरीत कोई भी बात कही गई माननी नहीं चाहिए। बॉटम लाइन, फिनिश्ड। और कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। माइन्यूट जो चीजें हैं, जो आज माइक्रो बातें की हैं सुनील जी ने, इनके ऊपर इश्यू ये है कि कर्म को कैसे समझा जाए, कर्म फल को कैसे समझा जाए, ज्ञान को कैसे समझा जाए। बहुत ज्यादा इन डिटेल सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें अच्छा ये होगा कि इंस्टेड ऑफ माय पिकिंग अप वन सब्जेक्ट और टॉपिक, आप अगर पूछेंगे और जिसके भी दिमाग में जो आएगा तो मैं उन पर एक एक करके स्पेसिफिकली रिप्लाईज करता रहूं। और आज या अगले हफ्ते या उसके भी अगले हफ्ते, इट डजंट मैटर,
मुझे कोई रश नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक वर्ड के ऊपर जो भी आप पूछेंगे, मैं उसके ऊपर इन डिटेल समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। आज मेरा जो दिल था, अभी ओपन करता हूं सबसे बात करने के लिए, पर मेरा जो दिल था आज वो ये कहने का था कि कल मैंने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो जीरो के ऊपर कही गई है बात कि इस फलाने फलाने ने जीरो इन्वेंट किया तो दुनिया को जीरो मिला, और उसके बाद सारी दुनिया ने गिनती सीखी, और जीरो के बाद ग्रीक्स ने बाकी ये बताई, और वो सारी बातें आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, इधर उधर निकलता रहता है। अगर वेद सृष्टि के शुरू में बनते हैं, और जब सृष्टि बनती है तो वेद के मंत्र तरंगों की तरह सारे एटमॉस्फेयर में घूमने फैलने लगते हैं, तो वेद के मंत्रों को समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि वेद के मंत्र आदि काल से, जब से सृष्टि बनती है, वेद के मंत्र हैं, वो तरंगों के फॉर्म में हैं और घूमते रहते हैं। हो गई बात। अब दूसरी बात यह समझनी चाहिए कि जब वेद के मंत्र इतने पुराने हैं कि जब सृष्टि बनती है तभी वेद के मंत्र बनते हैं, तो अगर वेद के मंत्रों में कुछ दिया गया है तो वो आज या कल या 4000 या 5000 साल पुराना तो नहीं है ना, नहीं है ना। अब अथर्ववेद में इस सृष्टि की आयु के बारे में बताया गया है, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं कि सृष्टि की आयु को कैसे समझा जाना चाहिए। अथर्ववेद कहता है, अथर्ववेद का मंत्र कहता है 7 न्यूत, न्यूत शून्य जीरोस, 7 न्यूत, उसके बाद 2, 3 और 4। आप जब ये लगाते हैं तो आपको किसी सृष्टि की आयु मिल जाती है। अब ये समझ लीजिए कि जितनी सृष्टियां, इस सारे के सारे जो भी आप यूनिवर्स से सोच सकते हैं, उन सब सृष्टियों की एक ही आयु है, चाहे वो हमसे 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर वाली सृष्टि है और चाहे कोई भी है, और हमारी है। इन सब की आयु 4, 3, 2 और 7 जीरोस, ये आयु है। अब आज मॉडर्न साइंस हमारी इस सृष्टि की इस आयु को एक्सेप्ट कर रहा है कि यस, दिस साउंड्स करेक्ट। पहली बात, ठीक है। अब जब हमने अथर्ववेद के मंत्र की बात कर ली है, तो ये उसको 4 भी पता था, 3 भी पता था, 2 भी पता था, 0 भी पता था। तो ये 0 7000 साल पहले आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया या उसने इन्वेंट किया, ये बेकार की बात है, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ये हमको जितना नॉलेज आज मिल रहा है, बस हम उसी के हिसाब से इसको बेस करते हैं। ये कार्बन डेटिंग की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया भी उतनी ही लिमिटेड है कि बस इतना बता सकती है, उसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकती। मैंने आपको ग्रैहम हैनकॉक की किताब के बारे में कभी कभी कहा हुआ है, कभी ग्रैहम हैनकॉक की किताबें उठा के पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ग्रैहम हैनकॉक लिखते हैं कि वो अंडर वाटर सिटीज के ऊपर स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि जो द्वारका का पूरा सिटी है, पूरी सिटी द्वारका, वो पूरी की पूरी सिटी द्वारका जो है, वो ये कहते हैं कि जो पूरी की पूरी द्वारका की सिटी है, वो पूरी की पूरी द्वारका की सिटी बम्बार्डमेंट कर संक कर दी गई है समुद्र के नीचे। ये वो कहते हैं ग्रैहम हैनकॉक। ऊपर से बम्बार्डमेंट हुई है, और बम्बार्डमेंट इस तरह हुई है कि पूरा का पूरा शहर, पूरी सिटी जो है वो अंडर वाटर सिंक कर गई है, पानी के नीचे। ये हुआ है द्वारका के साथ। फिर वो क्या कहते हैं ग्रैहम हैनकॉक, वो कहते हैं कि जो द्वारका की शहर जो नीचे डूबा हुआ है पानी में, उसकी वॉल्स के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारे पास आज भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनकी वॉल्स के ऊपर किस तरह का वेपनरी असर हुआ था उसको स्टडी कर सकें। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है, लेकिन हमको ये पता चलता है कि इस किस्म के एरियल बॉम्बिंग जो शल्य ने की थी, जो शल्य ने 16 अटैक्स किए थे, ये महाभारत में आता है ना, 16 अटैक्स शल्य ने किए थे द्वारका शहर के ऊपर।
तो जो शल्य ने अटैक्स किए थे, उन शल्य से अटैक्स से, वो 16 अटैक से पूरा शहर पानी के नीचे चला गया। ग्रैम हैनकॉक लिखते हैं ये बात को। फिर वो कहते हैं जो बम्बार्डमेंट्स हुए थे और जो वेपनरी यूज हुई थी, उस वेपन के लेवल के वेपन्स इस संसार ने आज तक तैयार नहीं किए हैं। हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना चुके हैं, हम एटम बॉम्ब्स बना चुके हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह की वेपनरी, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड from the study that what type of weapons were they were such weapons that they have used from the sky, from the aerial bombardment, that have sunk the whole city, but we do not know till today what type of weapons they are, because we don't have that advanced technology even today. ये ग्रैम हैनकॉक लिख रहे हैं अपनी किताब में, जो अंडर वाटर सिटीज को स्टडी करते हैं। ठीक, तो इन बातों को समझ के चलिए कि जो हम कार्बन डेटिंग आज कर रहे हैं, जो बताती है कि ये चीज 7000 पुरानी है, ये 6000 साल पुरानी है, ये सारी सुन लीजिए, समझ लीजिए, बट दीज आर नॉट फाइनल। इस साइंटिफिक स्टडीज के बियॉन्ड 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद और नई स्टडीज आएंगी, फिर वो वही प्रूव करेंगी, जैसे कि आज के साइंटिस्ट्स एक्सेप्ट करते हैं कि सृष्टि की आयु वही है जो वेदों ने कही है। आज के साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, आगे ये बढ़ता हूं कि अथर्ववेद बताता है कि जो 4, 3, 2 और 7 जीरोस हैं, जो अब साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि ये आयु है सृष्टि की। करेक्ट, 4, 3, 2, 7 जीरोस कितना हुआ? 4 बिलियन या 430 बिलियन, क्या होता है वो फिगर, जो भी है वो एक्सेप्ट करते हैं। 4.32 बिलियन। हाँ, 4.32 बिलियन, 4.32 बिलियन। तो वो एक्सेप्ट करते हैं। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये, अब उसके बाद क्या कहता है अथर्ववेद? ये कहता है कि इस 4.32 बिलियन ईयर्स को 14 में डिवाइड कर लीजिए, 14। वो इसलिए क्योंकि क्रिएशन को बनने के 14 स्टेजेस हैं, और क्रिएशन के डिस्ट्रॉय में, बनने में, सब में 14 स्टेजेस हैं। वो 14 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज में ये होता है, सेकंड स्टेज में ये होता है, थर्ड में ये होता है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मैं कभी उस पर बात करके समझा दूंगा पूरा। उन स्टेजेस को मनवंतर कहा गया है मंत्रों में। पहला मनवंतर, दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, चौथा मनवंतर, 7वां मनवंतर, सारे मनवंतर। मनवंतर, ठीक है, एक और दूसरे के बीच में अंतर, वो मनवंतर है। तो ये 14 में डिवाइड कर दिया गया। 14 में डिवाइड करके बताया गया कि इतने में ये बनता है, दूसरे में ये बनता है, तीसरे में ये बनता है, इस तरह समझाया गया है। करेक्ट। अब दूसरी कैलकुलेशन बताई गई है कि ये सारी सृष्टि को 1000 चतुर्युगी में डिवाइड कर लीजिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर ह्यूमन टाइमिंग्स। आप जो अपनी काल गणना करेंगे कि हमको अपना टाइम कैलकुलेट करना है, उस टाइम की कैलकुलेट को करने के लिए इसको 1000 चतुर्युगी में डिवाइड कर लीजिए। ठीक, चतुर्युगी 4 युग, 1 युग, 2 युग, 3 युग, 4 युग। जो 4 युग की कैलकुलेशन है वो चतुर्युगी, 1 चतुर्युगी, इस तरह से 1000 चतुर्युगी में इस पूरी कल सृष्टि को डिवाइड कर लीजिए। सो 4.32 बिलियन को 1000 चतुर्युगी में डिवाइड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 चतुर्युगी की आयु क्या होती है। कैलकुलेशन हो गई आपके पास कि 1 चतुर्युगी की कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक, जब आपको 1 चतुर्युगी की आयु हो जाएगी, तो फिर वेद बताता है कि कलयुग जो होता है वो 432,000 ईयर्स का होता है, 432,000। ठीक, 432,000 ईयर्स का कलयुग होता है। उसका डबल होता है द्वापर युग, 864,000। ये हो गया द्वापर युग। द्वापर युग में फिर 432,000 ऐड कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा त्रेता युग। और त्रेता युग में 432,000 ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा सतयुग। करेक्ट। और जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो फिर आपको फिगर वही 432,000 और 2 जीरोस ये मिल जाएगी। सो 1000 में डिवाइड किया आपने,
तो आपको ये डेट मिल जाएगी। ये बताता है आपको वेद, ताकि आप अपनी टाइमिंग्स और अपनी एजेस और अपनी कैलकुलेशंस को बना सकें और उस हिसाब से साल कैसे गिनना है, क्या कैसे करना है, सब चीजों को वेद स्पेसिफाई कर देता है। अब ये तो हमारी चतुर्युगी हो गई, करेक्ट। और ये हो गए 14 मनवंतर, जो कि वो डिवाइड करके बताता है आपको। फिर वो ये बताता है कि छठे मनवंतर में जो 6th मनवंतर था, 14 में डिवाइड करके 6th मनवंतर, छठे मनवंतर में इस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग आप और हम रहते हैं, इस पृथ्वी में छठे मनवंतर में वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन और सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स जन्म ले लेते हैं छठे मनवंतर में। ठीक, सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल्स, सर्टेन टाइप ऑफ बर्ड्स जन्म ले लेते हैं छठे मनवंतर में। 7वें मनवंतर में मनुष्य का जन्म होता है। ठीक, अब आपने जब 4, 3, 2 और 7 जीरोस में डिवाइड किया और 14 के बाद आपको 7वां मनवंतर मिल गया, कितने पीरियड में 7वां मनवंतर होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ह्यूमन बीइंग की जन्म इस पृथ्वी पर कब होता है। अब वो चाहे साइंटिस्ट कुछ कहे चाहे कुछ ना कहे, लेकिन वो एग्जैक्टली 1.96 मिलियन ईयर्स आ जाएगा आपके सामने, अगर आप आज तक का कैलकुलेशन करेंगे उस मनवंतर को, करेक्ट। और जब आप 1000 चतुर्युगियों को 14 मनवंतर में एडजस्ट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक मनवंतर के अंदर 71.4 चतुर्युगियां होती हैं। किसी भी मनवंतर में 71.4 चतुर्युगियां होती हैं। और इन 14 मनवंतरों के बाद क्या होगा, ये जो 7वां मनवंतर है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत क्योंकि विवस्वान सूरज का नाम होता है, सूर्य का नाम विवस्वान होता है। तो वैवस्वत मनवंतर इसीलिए कहा गया है कि इसमें सूरज की जो पावर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और हमको जीने के लिए, लाइफ चलाने के लिए सन के पावर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए क्योंकि सन की उस वक्त वो स्ट्रेंथ होती है कि वो धरती में से धरती पुत्रों को जन्म दे सकती है। धरती की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है जैसे किसी माँ की होती है, लेकिन धरती पुत्र बनाने की सूरज की स्ट्रेंथ इस सारे 14 मनवंतर में खत्म नहीं होने वाली है। ठीक, ये स्पेसिफाई करके बताया गया है। अब साइंटिस्ट काफी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 1.96 मिलियन ईयर्स ह्यूमन लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। दे हैव एक्सेप्टेड इट नाउ, दे हैव एक्सेप्टेड इट नाउ कि यस, ये हो सकता है, ये है। अब जब हम 1.96 कहते हैं और फिर युगों की बात करते हैं, और हम जब त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सबकी आयु समझ जाते हैं, और हमको पता है 5200 साल पहले द्वापर युग खत्म हो गया था, कलयुग शुरू हो गया था। ये डॉक्यूमेंटेड है ना, ये महाभारत में भी लिखा हुआ है और सब जगह लिखा हुआ है। तो जब हमको ये पता है, तो फिर उसमें पूरे 864,000 को कैलकुलेट करके बैक ट्रैक कर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि भगवान राम जो त्रेता युग में थे किस एज में थे। और बिल्कुल वही डेटिंग, वो जो समुद्र के अंदर पत्थर फेंक के ब्रिज बनाया गया है, एग्जैक्टली वही डेटिंग नासा ने डिक्लेयर की हुई है उस ब्रिज की, कि दिस ब्रिज सीम्स टू हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 9 to 12 मिलियन ईयर्स अगो, 9 to 1200,000 ईयर्स अगो, लाख। ठीक, एग्जैक्टली वही एज। ठीक है, उन्होंने 3 लाख का गैप दिया हुआ है, मगर वो 3 लाख का गैप समझ में आ जाता है। और फिर वो क्या कहता है नासा, वो कहता है ये इस किस्म के पत्थर हैं जो कि कम से कम 1,500-2 हजार साल तक फ्लोट करते रहे थे पानी के ऊपर। ये पानी के ऊपर 1,500-2 हजार साल फ्लोट करते रहे थे, उसके बाद डूबे हैं। ये उस तरह के पत्थर हैं, कहां से कैसे मिले ये नासा को नहीं पता। किस चीज में अब आप कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग करके आप कहते हैं भगवान राम 7,000 साल पहले थे। ठीक है, ओके, आपने जो कहना है मानना है मान लीजिए, मगर इवेंचुअली साइंस इज गोइंग टू कम टू एक्सेप्ट व्हाटएवर वी हैव रिटन इन आवर वेदास। दूसरी बात, एक चीज याद रखिएगा, वेदों में वेद मंत्रों में कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई ज्योग्राफी नहीं होती, बिकॉज वेदों को हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई मतलब ही नहीं है। वेद तो सृष्टि की, क्रिएशन की बात करते हैं, उनको कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री से मतलब नहीं। वो ना भगवान की बात करते हैं, ना राम की, ना कृष्ण की, किसी की बात नहीं करते। कोई वेदों में जिक्र नहीं है, कोई वेदों में किसी ज्योग्राफी का जिक्र नहीं है।
वेद मंत्रों के अर्थों को, शब्दों को लेकर हमने गंगा का नाम गंगा रखा, कृष्ण का नाम कृष्ण रखा। वो हमने वेद मंत्रों में से शब्द लिए, शब्द लेके हमने नाम रखा। मैं और आप, हम सब के जो नाम हैं वो किसी ना किसी शब्द से, हमने शब्द से मांगे हुए हैं कि अगर मेरे को पीयूष नाम रखना है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, इसको रख लिया जाए। करेक्ट। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि वेद को मेरे नाम से मेरा अर्थ मिल गया। यू कांट गो अदर वे। सो वो सब चीजें हमने अपनी सृष्टि में उन शब्दों को यूज करके नाम रखे हुए हैं। वेदों में इनके अर्थ वो नहीं होता। वेदों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, किसी की से मतलब नहीं है। सो अगर कहीं पर आप ये पढ़ते हैं कि वेदों में ये हिस्ट्री लिखी है, ये ज्योग्राफी लिखी है, इसका वर्णन है, उसका वर्णन है, हनुमान जी का है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। वेदों में कोई वर्णन किसी का नहीं है। वेद सिर्फ ज्ञान है, ओनली ज्ञान। वो तरंगे हैं, वेव्स हैं। वो तरंगे और वेव्स रेडियो एक्टिव वेव्स हैं जो कि सारी सृष्टि में, सारे यूनिवर्स में घूमती रहती हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सके। हमारे आपके ह्यूमन कान में वो संस्कृत के शब्दों की तरह मत। दूसरी बात, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं है। वो वैदिक संस्कृत और नॉर्मल संस्कृत में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जो नॉर्मल संस्कृत पढ़ा लिखा इंसान है वो वैदिक संस्कृत नहीं समझता। वैदिक संस्कृत को समझने का ग्रामर टोटली अलग है। अष्टाध्यायी, पाणिनि, वो ग्रामर की किताबें हैं जो वैदिक संस्कृत को समझाती हैं। अष्टाध्यायी पढ़ने का कोर्स 4 साल का, 5 साल का कोर्स होता है। पाणिनि ग्रामर को पढ़ने का कोर्स और 3 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद यास्क, निघंटु, ये पढ़ने के कोर्सेज और भी 2-3 साल के होते हैं। तब वेदों में धातु प्रत्यय के साथ मतलब क्या बनता है ये समझ में आता है। और कोई भी वेद मंत्र में किस तरह से 3 अलग या 16 अलग या 15 अलग अर्थ करने हैं ये भी समझने में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद किस अर्थ का क्या मतलब होना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन इस मंत्र में क्या है वो भी समझनी पड़ती है। गौ, जो गौ शब्द है, गौ का मतलब सन की रेज, किरण होती है। गौ का मतलब जिसमें गति हो वो गौ। गौ का मतलब जो आपके हमारे शरीर के अंदर रक्त चलता है ना, ब्लड, उसको गौ कहते हैं। गौ का मतलब जो बहता है, गंगा का पानी गौ है। गौ जो हवा बहती है वो गौ है। जो गाय है जिसको हम काऊ कहते हैं वो गौ है। हम गौ के इतने ज्यादा अर्थ जानते हैं कि जिसका कोई 35-36 मीनिंग्स तो मैं आपको यूं बता दूं। इस तरह से वेद के हर शब्द का अलग अलग अर्थ है और अर्थ को एप्लीकेशन से समझना पड़ता है। तो जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है ना, बड़े धीरज के साथ इसको समझते जाइए। मेरे लाइफ टाइम में नहीं होगा, कोई बात नहीं, डजंट मेक अ डिफरेंस। होगा। जिस तरह से साइंस ने हमारे सारी क्रिएशन की एज आज मान ली है, जिस तरह से साइंस ने 1.96 बिलियन ईयर्स मान लिए हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, ह्यूमन लाइफ के, वो ये भी मान लेगा। वो ये भी मान लेगा। वो धरती पुत्र कैसे जन्म लेते हैं ये भी मान लेगा। वो सारे डिविजन्स को मान जाएगा कि आस्ते 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 क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें उनको समझ में आ जाएंगी। अब मैंने आपसे टाइम फ्रेम की बात की है कि टाइम फ्रेम हमको कैसे समझाया, चतुर्युगी बना के, कि 4 युग कैसे बनाने हैं, एक युग कैसे कैलकुलेट करना है, कलयुग कैसे कैलकुलेट करना है, मनवंतर को कैसे कैलकुलेट करना है। ये बड़ी क्लियर डेफिनेशंस दी हुई हैं, बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। और इन सारी की सारी कैलकुलेशंस पर समवेयर और द अदर ग्रेजुअली आज का मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है, ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहा है। उसी तरह से वो कार्बन डेटिंग के बियॉन्ड जाएगा। जैसे ग्रैहम हैनकॉक ने लिखा है अपनी किताब में कि हमको आज तक नहीं मालूम कि वो वेपनरी कौन सी थी, कैसे बॉम्ब्स थे जो उन्होंने अटैक किए थे शल्य ने, और कैसा प्लेन्स यूज किए थे जिससे कि वो ऊपर से अटैक कर सकते थे, हमको नहीं पता। ठीक है, ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड, ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड। पर एक बात आपको बताता हूँ, आज मैंने निकाली हुई थी तो इसलिए पढ़ के बताता हूँ आपको कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमको अथर्ववेद सिखाता है, हमारे कॉन्सेप्ट में हम एक त्रुटि शब्द यूज करते हैं, त्रुटि।
एक त्रुटि मेजरमेंट ऑफ टाइम है। आपने कभी मंत्रों में कभी किसी जगह पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो दक्षिण भारत के टेम्पल्स में लिखा मिल जाएगा। साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनकी वॉल्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें ये शब्द लिखा दिख जाएगा। हम्पी के मंदिर में आपको दिख जाएगा लिखा हुआ त्रुटि। व्हाट इज त्रुटि? त्रुटि इज एक क्षण। क्या होता है? व्हाट इज वन क्षण? चलिए पहले एक क्षण को समझते हैं। एक क्षण 1 सेकंड, ठीक? एक क्षण 1 सेकंड, ये पता है ना हम सबको। 1 सेकंड क्या होता है? टाइम का फ्रेम। 1 सेकंड 1 क्षण। जो त्रुटि होता है वो क्षण का 33,750th भाग होता है। 1 सेकंड का कितना भाग? 33,750th part of 1 second. That is where our calculation starts. कोई है दुनिया में जो इस कैलकुलेशन को कर सकता है, बीट कर सकता है, मेजर कर सकता है? किसने बताया है आज तक आपको? ये हमारे वेद मंत्रों में से, अथर्ववेद में से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है टाइम का और टाइम मेजरमेंट का। करेक्ट? और ये दक्षिण भारत के मंदिरों पे लिखा मिल जाएगा आपको। अब वो कब कार्बन डेटिंग वाले उसको पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब आपको बताएंगे कि हाँ भाई हमारी त्रुटि का मतलब था 33,750th part of 1 second, I don't know that, but it will come to it. One day or the other we will come to it. अब एक त्रुटि बताई मैंने आपको 33,750th part of 1 second. उसके बाद आता है निमेश। हम कहते हैं ना, यूज वर्ड करते हैं, एक निमेश में ये काम हो गया। करेक्ट? यूज करते हैं हम वर्ड। बंगालियों में तो बहुत ज्यादा यूज होता है निमेश। हम लोग अपनी हिंदी भाषा में उतना यूज नहीं करते हैं, मगर बंगला भाषा में निमेश बहुत यूज होता है। एक निमेश, एक निमेश 1 सेकंड का 3000th पार्ट है। 1 सेकंड का 3000th पार्ट। If you divide 1 second by 3000 equal parts, you get 1 निमेश. That is the time of 1 निमेश. तो हम इसको कहते हैं निमेश। अगला हम लोग पढ़ते हैं विपल। विपल, विपल क्या होता है? एक क्षण का 2/5th part of 1 second is विपल। ठीक? एक विपल, पल और विपल। तो एक विपल कितना हुआ? 2/5th part of 1 second is 1 विपल। अगला पढ़ते हैं। अगला है क्षण। क्षण क्या हुआ? 1 सेकंड। ठीक है? पल, पल कितना होता है? पल होता है 24 सेकंड्स। 24 सेकंड का एक पल होता है। पल में ये मंजर बिगड़ जाता है। ठीक? वो पल कितना है? एक पल 24 सेकंड। वो पल क्या है? वो पल हुए है जो हमारी पलक, जो हम पलकें झपकते हैं, जो हमारे आईज के आईलिड्स जो गिरते और उठते हैं, इनको गिरने और उठने की प्रक्रिया को और उसके बाद हमारी आईसाइट को एडजस्ट करके कोई चीज को अडेप्ट करने में 24 सेकंड्स लगते हैं। कोई चीज आप देख रहे हैं, देखने के बाद आपने जब उसको अपने पलकों को झपक कर दोबारा खोला और उसको फिर समझा कि क्या चल रहा है, उसमें 24 सेकंड का गैप आता है ह्यूमन इंटेलेक्ट को समझने के लिए। वो है एक पल। एक पल 24 सेकंड्स। एक मिनट कितने होते हैं? 60 सेकंड। ये हमको आपको सबको पता है। ठीक है? घटी, एक घोटी बंगाली में बोलते हैं, एक घोटी। वो घटी क्या होती है? वो घटी होती है 24 मिनट की। 24 मिनट्स की एक घटी होती है। ठीक? और होरा क्या होता है? होरा, होरा होता है 1 घंटा। घंटा जिसको हम 60 मिनट का घंटा बोलते हैं, उसको होरा कहा जाता है संस्कृत में। वो होती है होरा। ठीक है? तो वो तो हो गई होरा। अगला हो गया दिवस। दिवस क्या हुआ? डे। डे 24 आवर्स, 24 घंटे का एक दिवस। चंद्रमास, चंद्रमास मून मंथ। चंद्रमास 28 दिनों का, 28 दिनों का एक चंद्रमास, 28 डेज। और सौर वर्ष, सन ईयर, सौर वर्ष, सौर सूरज, सौर वर्ष 365 डेज। ओके, 365 डेज का एक सौर वर्ष। अब शताब्दी एक 100 वर्ष की, सहस्राब्दी 1000 वर्ष की। कलयुग मैंने आपको बताया 432000, द्वापर युग 864000, त्रेता युग
1266000 और सतयुग 1728000। अब इनको आप डिवाइड करके देख लीजिए। कलयुग के 5200 साल गुजर चुके हैं और 4,62,000 के कलयुग में से 5000 साल निकले हैं। इतना बाकी है अभी कलयुग। कोई आपको ये लिख के बताता है ना, आजकल बहुत चला हुआ है कि 114 साल का कलयुग हो गया, इतने साल बाकी हैं, 2 साल बाद कलयुग चेंज हो जाएगा, सतयुग आने वाला है। कहने दीजिए, कुछ नहीं आने वाला, कुछ आने वाला ऐसा नहीं। यही रहने वाला है और यही चलने वाला है। यही सृष्टि के नियम है। इसी सृष्टि के नियम के हिसाब से सारा कुछ चलेगा और यही बनेगा और यही चलेगा। ये आपकी हो गई कलयुग और मनवंतर की कैलकुलेशन। अब मेरी कैलकुलेशंस को अगर आपने नोट किया है और नोट करने के बाद अगर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि 14 में आप 14 के फिगर में आप 1000 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा। और जब आप कहेंगे कि 71.4 डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक मनवंतर के अंदर 71.4 चतुर्युगी आ रही हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जा रही है। तो बहुत सारी जगहों पर जो कि वैदिक कैलकुलेशंस करते हैं लोग, मंत्रों से नहीं, जो लोग कैलकुलेशन करते हैं वो 1000 की जगह 996 कर लेते हैं कि 996 चतुर्युगीस को हम ले लेते हैं, क्योंकि बाकी की 4 जो चतुर्युगी हैं वो संधि काल में निकल जाएंगी। संधि काल एक मनवंतर और दूसरे मनवंतर के बीच का जो पीरियड है उसको संधि काल कहा जाता है। और ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है व्यवस्वत मनु का, ये 7वें मनवंतर में ही ह्यूमन लाइफ्स इस अर्थ पे रहेंगी, इसके बाद नहीं रहेंगी। बाय द एंड ऑफ दिस 7th मनवंतर सारी ह्यूमन लाइफ, सारी दूसरी लाइफ खत्म हो चुकी होगी। उस 7वें मनवंतर के बाद 8वें मनवंतर में वेजिटेशन जो है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी और फिर वही डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो क्रिएशन बना था। पूरा वही सर्कल, वही साइकिल चलता रहेगा। फिर 4.32 बिलियन ईयर्स के बाद ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी और ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह उसी को हम कहते हैं प्रलय, इसी को हम प्रलय कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि सृष्टि का बनना कल्प। कल्प, जो हम कल्प वर्ड यूज करते हैं, जिससे कल्पना वर्ड बना है, वो कल्प शब्द का मतलब होता है सृष्टि की क्रिएशन, वो होती है कल्प। आज यहीं तक बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है, बहुत कंफ्यूज करना नहीं चाहता मैं। क्वेश्चंस पूछिए, जिसके दिल में जो क्वेश्चन हो पूछिए। सर कलयुग के कितना इयर्स चले गए सर? आई कुड नॉट नोट इट डाउन। 5200 साल निकल चुके हैं। तो हम अभी कौन से वाले मनवंतर में हैं? जिस दिन भगवान कृष्ण की मृत्यु होती है, भगवान कृष्ण की मृत्यु के शायद 3 या 4 साल के बाद द्वापर युग खत्म हो जाता है। उसके बाद कलयुग शुरू हो जाता है और कलयुग को शुरू हुए 5132 या कितने साल एग्जैक्टली बताए गए हैं, ठीक है। और 5200 साल होते हैं महाभारत के युद्ध को, 5223 या कितने साल, ठीक है। वो सारी कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो मैं पूरी कैलकुलेशंस आपको दे दूंगा, वो सबकी कैलकुलेशंस अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। हाँ। तो ये कलयुग की स्टार्ट की एज है। तो 5000 साल हो चुके कलयुग को चलते हुए। हम और आप कलयुग में जन्मे हुए हैं आज, हम फिर जन्मेंगे और अब अगले जन्मों में भी जन्मेंगे और फिर हम त्रेता में जन्मेंगे, हम द्वापर में भी जन्मेंगे। हाँ जी, पूछिए और क्या पूछना है बताइए। ये पीयूष जी, आपको कैलकुलेशन पूरी बाय हार्ट याद है? हेलो शैलेंद्र, कौन बात कर रहे हैं आप? ये इंदिरा जी कर रही हैं किसी और से बात। हाँ जी प्रभा जी, बाय हार्ट मैंने कहा ये आपको नहीं, बाय हार्ट इतना याद है। नहीं, बाय हार्ट याद है। बाय हार्ट इतना याद है कि अथर्ववेद के मंत्र में 4, 3, 2 और 7 जीरोस आते हैं। 14 मनवंतर बनते हैं, 1000 चतुर्युगी बनती हैं और चतुर्युगी के ये युग की कैलकुलेशन है। बस इतना तो बाय हार्ट याद है, क्योंकि मंत्रों में पढ़ा हुआ है। बाकी तो क्या है, बहुत इजी, बाकी सब इजीली आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको निकालने हैं, एजेस समझना है।
सर वेद मंत्र 3 पार्ट बताए आपने, एक तो आदि दैविक, आदि भौतिक, तीसरा वाला क्या था? आध्यात्मिक। मैंने ओके, पाठ नहीं दैविक बताया, भौतिक और आध्यात्मिक। पाठ नहीं है ये। हर मंत्र के मिनिमम 3 मीनिंग्स, 3 अर्थ होते हैं हर एक वेद मंत्र के। या ओके, मिनिमम 3 अर्थ होते हैं, मिनिमम। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। भौतिक। आध्यात्मिक जो ह्यूमंस के ऊपर एप्लीकेबल है, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, जो भी है जो ह्यूमन पर एप्लीकेबल है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ आध्यात्मिक है। आदि भौतिक जो भी फिजिकल और फिजिक्स के साइंसेस को डिफाइन करके समझाता है, वो आदि भौतिक। आदि दैविक जो सृष्टि के क्रिएशन को, दिव्य शक्तियों को, सारी चीजें जो परमात्मा, जो हम देवता बोलते हैं, उन सब चीजों को समझाता है, वो आदि दैविक। ठीक। इट मीन सर वेद में साइंस तो पूरा है, सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, सोशल स्टडीज नहीं है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी कुछ नहीं है, बट नहीं, साइंस साइंस का सारा कुछ, साइंस आता ही वेदों से है, सारा नॉलेज, ज्ञान सब कुछ वेदों से आता है। तो उसमें से निकाल कर ही आप सोशल साइंस बनाते हैं ना। सोशल साइंस आप वहीं से निकालते हैं ना। अगर और ये आध्यात्मिक सब मंत्रों को, द्वारिका वाली स्टोरी अगर आप मुझे अगर आप आध्यात्मिक मंत्रों को देखेंगे, तो आध्यात्मिक मंत्रों में से जो कि ह्यूमन ज्ञान, ह्यूमन नॉलेज के बारे में लिखी गई है, उनमें से निकाल कर ही मनुस्मृति ने मनुस्मृति बनाई है। मनु ने मनुस्मृति में से वो वेदों को कोट करके ही कहता है कि एक पुरुष को एक स्त्री के साथ ही सहवास करके परिवार बनाना चाहिए। वो वहीं से निकाल के बताता है, जिसको भगवान राम कहते हैं कि मैं कभी एक से ज्यादा शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है। पीयूष जी, तो सोशल साइंस वहीं से आ गया ना। पीयूष एक, जी, एक मिनट, तो सोशल साइंस भी तो वहीं से आ गया ना, कि सोशल साइंस की जो बात मनुस्मृति ने कही है, वो वहीं से आ गई। जो मनुस्मृति में ये कहता है कि दंड जरूर होना चाहिए, कि राजा को अधिकार होना चाहिए कि वो दोषियों को, पापियों को, चोरों को, लुटेरों को दंड दे। ये अधिकार राजा को जरूर होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो दंड दे। तो ये सोशल साइंस आ गया ना वहीं से, मनुस्मृति से आ गया, उन्होंने वेदों से ले लिया। हाँ केतन जी, अब आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि आप ये समझाइए, क्योंकि यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर, कि स्मृति, श्रुति, ये शब्द कहाँ से आया? क्योंकि वो समझेंगे ना तो पता चलेगा कि उसकी जो गंगोत्री है वो वेद ही है, क्योंकि उसी में से तो ये सब बाकी के साइंसेस निकले हैं। तो यू एक्सप्लेन के वो श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, क्योंकि वो आप समझाएंगे ना तो मेरे ख्याल से सबको अच्छा समझेगा। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? वेद के मंत्रों को सुनना। तो जो ऋषियों ने मेडिटेशन करके, डीप मेडिटेशन के अंदर उन वेवलेंथ्स को अडॉप्ट करके सुना है, उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति वेद मंत्रों को कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन एबिलिटीज में सिर्फ सुन सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम सुन सकते हैं तो उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति, सुनने की ताकत को श्रुति कहा जाता है। तो वेद मंत्रों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वो वेद मंत्र सुनने की चीजें हैं। तो सुनने की चीज है, इसलिए वेद मंत्रों को भी श्रुति कहते हैं और उसको श्रुति कहा जाता है। तो वेद मंत्र हो गए श्रुति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। स्मृति का मतलब होता है जो चीज मैंने अपने मेमोरी के हिसाब से लिखी। तो जो मैंने सुना, सुन के मुझे जो समझ में आया, समझ में आके जो मैंने लिखा, वो स्मृति। तो मनुस्मृति वो है जो मनु ने मेडिटेशन करके सुना, समझा और लिखा, वो है मनुस्मृति। चाणक्य ने जो लिखा वो चाणक्य की स्मृति है। तो स्मृति जो हम अपनी मेमोरी से, अपने थॉट से लिखते हैं, वो स्मृति है। श्रुति वेद मंत्र है। श्रुति जो सुना जाता है वो वेद मंत्र है। जी पीयूष जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि साइंटिस्ट हैव एक्सेप्टेड सम ऑफ द नंबर्स जो आपने बताए कि 1.96 मिलियन ईयर्स ह्यूमन लाइफ है और 4.32 बिलियन ईयर्स इज द लाइफ ऑफ यूनिवर्स। तो ये, और फिर आगे जाके आपने एक क्षण, निमेश, विपल, क्षण, पल के बारे में बताया। तो ऐसी कोई यहाँ पर भारत में पब्लिकेशन हुए हैं
जिसके आधार पर वेस्टर्न साइंटिस्ट हैव एक्सेप्टेड आवर नंबर्स। अदरवाइज क्या होगा कि फिर प्लेगरिज्म हो जाएगा, वो कहेंगे कि हम लोग ने इसमें रिसर्च किया है एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड। वेस्टर्न वर्ल्ड का सारा कुछ चोरी पर डिपेंड करता है, सारा कुछ। वो ज्ञान भी चोरी करते हैं, धन भी चोरी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी चोरी करते हैं, सब कुछ चोरी करते हैं और चोरी करके कहते हैं हमारा है। ठीक है, ये उनका लिविंग का स्टैंडर्ड और तरीका है, उनको यही पता है। तो जब यही पता है तो यही होने वाला है, तो उसमें कोई बात नहीं, चलने जिसको जो कहना है चलने दीजिए। और दूसरी बात ये, हमारी अपनी पब्लिकेशंस जो है जिनको हम पब्लिश करते हैं, हमारी अपनी पब्लिकेशंस ही भटकी हुई हैं इतनी ज्यादा, और जो प्रॉपर पब्लिकेशंस हैं उनको हम ना प्रमोट करते हैं, ना उन पर हम ज्यादा बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उन पब्लिकेशंस को हम वेस्टर्न वर्ल्ड से शेयर करेंगे तो ये कहेंगे वी डोंट एक्सेप्ट इट, और फिर वो अपना छाप के कहेंगे दिस इज द ऑथेंटिक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन फॉलोइंग ऑलवेज। तो एक बार पब्लिकेशन हमारी हो जाती है, देन इट बिकम्स डेटेड पब्लिकेशन। उसके बाद वो जो भी कहें कि दिस इज ऑथेंटिक, तो हमारे पास है, हमारे पास संस्कृत में, हिंदी में बहुत पब्लिकेशंस हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है या नहीं मुझे नहीं पता। संस्कृत और इंग्लिश में बहुत पब्लिकेशंस है। मैं पढ़ता हूँ ना, आफ्टर ऑल मैं भी तो पढ़ता हूँ ना, तो मैं पढ़ता ही वहीं से हूँ, मैं वहीं से आपको बातें बताता हूँ ज्ञान प्राप्त करके, तो मैं भी तो पढ़ता ही हूँ। तो वो पब्लिकेशंस बहुत हैं जो हमारे पास हिंदी और संस्कृत में बहुत है। इंग्लिश में मैं तो इंग्लिश पढ़ता ही नहीं हूँ, तो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो ऐसा ही है। पीयूष जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल, कहिए ना, पूछिए। अच्छा, ये श्रुति और स्मृति के बारे में बोल रहा था मैं कि क्या है कि पहले तो ये कि बहुत सारी चीजें कहाँ से चालू करें। कोई बात नहीं, चालू करिए ना, कोई बात नहीं। पहले तो ये है कि जो वेद है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग खाली रिलीजियस है, या तो खाली भगवान का नाम लेने के लिए है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, पुण्य प्राप्ति के लिए, ऐसी एक जनरल इंप्रेशन बनाई दी गई बहुत सारी। तो इसके लिए उसका जो साइंटिफिक उसका जो पार्ट है, या तो उसका जो साइंटिफिक जो बड़ा पॉइंट है, वो पूरा का पूरा मिस कर दिया गया। ये बिल्कुल ठीक बात, ये एक गलती कर दी गई। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, फिर अभी वेद जिसने सुने, या तो श्रुति आपने जो समझाई भाई, तो श्रुति का मतलब होता है मैंने सुना, और वो जो सुना वो जो बोला गया वो। फिर स्मृति आई। स्मृति का मतलब होता है कि उसको या तो वो उसमें थोड़ा माइल्ड हुआ और उसमें थोड़ी कमी हुई। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे बच्चे जब पढ़ते थे जब भी कि पूरा ज्ञान है, वो ज्ञान एक समझे एक ज्ञान है। फिर वो ज्ञान को कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिजिक्स ले, फिर वो ज्ञान को सुनकर समझकर अपने दिमाग से सोचकर अलग अलग लोगों ने वो टॉपिक के ऊपर पुस्तकें लिखी, तो समझिए 10 पुस्तक हो गई, तो वो उसकी स्मृति बन गई। फिर वो जो पुस्तक है, वो पुस्तक में से एक या दो पुस्तक उठाकर टीचर ने वो सिखाई बच्चों को, तो वो और भी माइल्ड, तीन चीज, माइल्ड, एडल्टरेटेड एंड लेस इन इंफॉर्मेशन, ये तीन चीज हो गई। तो समझिए पूरा ज्ञान 100% है, तो स्मृति आ गई समझिए 70 के 80%। फिर टीचर ने खुद ने सुना, उसकी खुद की स्मृति आ गई, उसने से 10 में से उसने 3 बुक उठाई, तो उसने और कम कर दिया, तो उसकी नॉलेज हो गई समझिए 50%। फिर वो टीचर ने बच्चों को सिखाया, तो बच्चों ने खुद सुना, वो हो गई 30%। फिर बच्चों ने खुद ने समझा और उसमें से लिखा 20%, और फिर एग्जाम में लिखा 10%। तो हालत यही हमारे वेदों की आज की तारीख में हमारे नहीं केतन जी, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हर एक स्मृति इस तरह से लॉस ऑफ नॉलेज नहीं होती। नहीं, मैं ये नहीं कहना, हर एक नहीं होती। अब अगर हम देखेंगे कि जिन मंत्र, आफ्टर ऑल जो वेद के मंत्र हैं, किसी ना किसी ऋषि ने मेडिटेशन करके ही उन वेद मंत्रों को हमारे लिए कंप्लीटली रिटन फॉर्म में या जिस मर्जी फॉर्म में दिया हुआ। बिल्कुल, तो उन्होंने उनकी स्मृति लॉस तो है नहीं। मैं लॉस नहीं कह रहा था। अगर उसी तरह हम नहीं सुनिए, उसी तरह से हम अगर अपने दर्शनों को लेते हैं,
जो हमारे 6 दर्शन हैं, चाहे वो योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, 6 दर्शन जो हमारे हैं, वो 6 दर्शनों ने भी तो वेद मंत्रों को लेके ही दर्शन बनाए हैं। जी तो उनकी भी वो दर्शन कहा जा सकता है। कपिल मुनि की स्मृति है जो सांख्य दर्शन है, हाँ लेकिन उसमें भी तो कोई वो ऐसा तो नहीं है नहीं, मेरा कोई नहीं मेरा डेप्रिसिएशन या लॉस नहीं है। हाँ, शायद तो मैंने ये सच है जो आपने कहा, वो सच है कि श्रुति स्मृति इस तरह समझी जा सकती है, हाँ इसलिए लेकिन कोई ये भी अगर एसेंशियल रूल नहीं है कि वो लूज हो जाएगा। नहीं लूज नहीं है, शायद मैंने बराबर नहीं कहा। मतलब समझिए एक साइंस एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से किसी ने लिया फिजिक्स, तो उसने वो फिजिक्स के ऊपर अपनी स्मृति बनाई। मतलब वो लिमिटेड, इसलिए वो तरीके से मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण एक बहुत बड़ा समंदर में से पानी है, उसमें से थोड़ा पानी निकाला और उसने वो पानी के ऊपर अपनी एनालिसिस की, फिर वो पानी और उसके ऊपर और किसी ने एनालिसिस की। कहने मैं बच्चों का भी इसलिए एग्जांपल मैंने दिया कि नहीं, जब ठीक बात बोल रहे हैं आप। अब देखिए, हाँ आपसे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी भी तो अपनी लिमिटेशंस ही है ना। हाँ तो मैंने तो मैं ये मेरा अपना जितना मेरी पावर है, लिमिटेशंस है, ज्ञान है, मैं वही समझा रहा हूँ। उसमें दो चीज है, एक लिमिटेशन तो है ही, तो वो तो लिमिटेशन में भी दो पार्ट है, एक बोलने वाले की लिमिटेशन और एक सुनने वाले की लिमिटेशन, तो वो कितना सुन पाता है। तो दोनों वो तो दोनों है। एनीवे वी विल कंप्लीट द टॉपिक। तो ये होने की वजह से मैं जब मेरे बच्चों को भी बोलता था, तो मैंने बोलता था कि तुमको, क्योंकि मैं मेरी फिर से मेरी वाहवाह नहीं करूंगा, मगर मैंने यूनिवर्सिटी में से गोल्ड मेडल लिया, तो मुझे पता है कि वो पाथ कौन सी है, वो रास्ता कौन सा है। मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर चला हूं, ऐसा मैं क्लेम भी कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता था कि तुमको टीचर जो सिखाता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर तुमको सचमुच में ये चीज की ज्ञान प्राप्ति करनी है, तो तुम ये टॉपिक के ऊपर 10 पुस्तक रिफर करो मिनिमम, जो मैं करता था। मैं यूनिवर्सिटी में था तो समझो टॉपिक में एक सिखाया कि पेंडुलम सिखाया, मैं इंजीनियरिंग में था तो पेंडुलम सिखाया कि स्प्रिंग बैलेंस मास सिस्टम होता है, जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी उसको पता होगा। तो उसमें अगर आया तो मैं, वो टीचर बोलते थे कि फला फला बुक को रिफर करते हैं और उसमें से स्प्रिंग मास बैलेंस सिस्टम इतना सिखा दिया तुमने। तो मैं लाइब्रेरी में जाता था और मैं लाइब्रेरी में वो स्प्रिंग मास बैलेंस सिस्टम के ऊपर अलग अलग 15 पुस्तकों में, 10 पुस्तकों में वो टीचर ने क्या समझाया है, उसके हिसाब से मैं सीखता था। तो हर एक पुस्तक में कुछ नया मिलता था। फिर वो मैं जब नोट में लिख देता था, तो मेरी नोट्स में जो कंटेंट होती थी वो एक्सट्रैक्ट होती थी पूरी। तो यहाँ मैं इसलिए मैं मेरा इसलिए रेफरेंस दे रहा था, मेरे खुद की लाल करने के लिए नहीं, मगर के उपनिषद ये कहाँ से आए, मतलब वो समझाना पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके कौन से सेक्शन में, जैसा वो क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति, ऐसे इसमें भी लेवल है। कोई एक विचार के अंदर अगर एकदम प्योरिटी से अगर समझ में ना आए, तो किसको रिफर करें। आपको शायद पता रहेगा, ये जो मीटर है, हम लोग बोलते हैं ना लेंथ 1 मीटर, वो मीटर एक्चुअली क्या है। एक जमाने में, अभी तो वो लोगों ने वेवलेंथ से निकाला, मगर एक जमाने में उसका एक बार हुआ करता था, एक मेटल का एक बार हुआ करता था, जो जिनीवा में रखा गया और बोला कि ये बार की जो लेंथ है ना, उसको मीटर समझना, और फिर उसके हिसाब से आप बाकी की पट्टियां बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। मगर मीटर कौन सा, तो वो जो बार है उसको वो टेम्परेचर के ऊपर 18 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 50% ह्यूमिडिटी, वो बार की जो लेंथ होती है, वो उसके ऊपर इतनी लाइट गिरनी चाहिए, जब भी वो जो लेंथ होती है उसको मीटर गिनो, ऐसा वो था। वैसे ही हमारे में अगर जिसको जितनी ज्यादा डेप्थ में, जितनी ज्यादा प्योरिटी में, जितनी ज्यादा टोटालिटी में स्टडी करनी है, तो नीचे से ऊपर ऊपर जा सकते हैं। उपनिषद, पुराण तो बिल्कुल ही, पुराण के लिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं सिर्फ नमस्कार करूंगा, क्योंकि पुराण एक स्टोरी है। पुराण बनानी है तो अभी हम लोग मिलके 5 आदमी मिलके 10 मिनट में पुराण बना दें। पुराण का कोई पॉइंट ही नहीं है, वहां शिव केतन और जी, विष्णु की लड़ाई करा दी। मैं आपको तो इंटरप्ट करता हूँ केतन जी। जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आफ्टर ऑल, जब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 11 कॉपीज हैं गीता की हाँ, और 5 या 6 कॉपीज इस उपनिषद की या दर्शन की हैं, तो मैं भी क्रॉस रेफरेंस करके ही अपने नोट्स बनाता हूँ, हाँ बराबर, बिकॉज ज्ञान पाने का यही तरीका है। लेकिन सही, पुराण जो है, आप उसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज पुराण जो है वो स्टोरीज बना बना के अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। जी वो स्टोरीज रियलिस्टिक होंगी ये जरूरी नहीं है। जी अब जैसे कोई भी चीज है, अब आपको अगर हम पंचतंत्र कहते हैं तो हम कोई ना कोई ज्ञान की बात किसी कहानी के थ्रू समझाते हैं। जैसे एसप्स फीबल्स फीबल्स हैं, वो भी सारे वही फेबल्स हैं, वो भी यही है।
वो आपको कहानी बनाकर ही कोई मैसेज देते हैं कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके ऊपर ये कहानी सुनाई आपको, फिर दूसरी कहानी। ये कुरान भी वही करते हैं। कुरान जो है वो अपने पॉइंट्स को कहानियां सुना सुना के समझाने की कोशिश करते हैं। सारी की सारी आपको ऑथेंटिकली मानने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको डिसर्शन करना पड़ेगा कि किस बात को समझे, किस बात को छोड़ दे। ये एक चीज है जो कि सोसाइटी में नहीं होती, इसलिए भ्रम फैलता है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग पुराण को ही वेद मानने लगे हैं ना, वो ठीक है, वो हाँ, ये होता है, पुराण को वेद मानते हैं, मतलब हाँ ये है पुराण, ये प्रॉब्लम है। हाँ, इतनी हालत खराब हो गई है कि और फिर आप हम लोग जो दूसरे भी बात की थी, जितने पंडित है उनको खुद की अपने कुछ स्वार्थ पद्धति के वजह से क्या ये वो करके, तो वो लोगों ने पुराण को वेद मानते हैं तो उसको और प्रमोट किया। और भी देखिए, जिनमें ज्ञान नहीं होता ना, वो अपने लिमिटेड ज्ञान के हिसाब से ही अपना सारा संसार चलाने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर जो अथॉरिटी में आ जाते हैं लोग, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, जो अथॉरिटी में आ जाते हैं वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझते नहीं है और होने भी नहीं देते, ताकि उनका कंट्रोल बना रहे। ये सारा कुछ ही कंट्रोल है कि कंट्रोल जिसके ऊपर रखेंगे तो लोग हमारे स्लेव होंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात मानेंगे, हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। सब कंट्रोल है और कुछ नहीं। तो यही है, चाहे वो पंडितों ने किया, चाहे राजाओं ने किया, चाहे वो आज कर रहे हैं, चाहे वो 200 साल 500 साल पहले किया था, एक ही बात है, सब एक ही बात है सारी की सारी। हमारे आपको जो लोग इस चीज को नॉलेज के लेवल पे समझना चाहते हैं, हमको आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि सुनील जी ने हमारे टॉपिक को स्टार्ट किया है, कि हमको ये किस चीज को डिसर्न करना है, हमको कैसे समझना है और कैसे समझकर इन चीजों को रिजेक्ट करना है। तो अगर जैसे मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं, इन वैदिक वैल्यूज के ऊपर हम पुराणों को उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं, अच्छा ये बात मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं और ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यही पर्पस है ना मेरी बात का, ये मेरी आज की जो कल की और आज की जो टॉक है, उसका पर्पस तो यही है कि हाउ टू डिसर्न व्हाट इज रियलिटी। इसीलिए मैंने ये पूरा टाइम फैक्टर, मनवंतर, युग, ये सारे उठाए, क्योंकि ये सब यहाँ हमारे टाइम्स का चलता रहता है कि ये इतना साल पुराना, इतना साल पुराना। अरे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी कितनी साल होनी चाहिए। जो नहीं बैठती उसको मत मानिए, बस, और कुछ भी नहीं है। खैर, अरुणा जी आपने हाथ उठाया था, पूछिए क्या पूछेंगे। अरुणा जी आप म्यूट है। नहीं, मैं पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन जो केतु जी ने मुद्दा उठाया था कि क्या हमने ये डॉक्यूमेंटेशन किया है, नहीं तो जैसे पेटेंट लेते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, किसी का भी उठा के और अपने नाम पे लगा लेते हैं। इनकी जो आदत बन गई है, प्रैक्टिस उनकी चालू है, वही हमारे इस नॉलेज जो है इसके ऊपर भी हो सकता है। ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था कि क्या इसमें डाइल्यूशन, डिलीशन, एडिक्शन, मॉडिफिकेशन हो गई है क्या। तो इन दोनों के बारे में मैंने जो सुना है वो मैं कहना चाहूंगी कि एक तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा हो गया है, जो हमारे वेद है, और एकदम परफेक्ट हुआ है, उसमें कोई डिलीशन, एडिशन कुछ भी नहीं हुआ है। इसका कारण या इसका प्रूफ ये है कि जैसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती है, उसी तरह से अभी यूनेस्को ने, अभी आप मुझे मालूम नहीं, यूनेस्को की ये भी प्रैक्टिस है कि हेरिटेज प्रैक्टिसेस जो है वो भी, उनको भी वो मान्यता देते हैं। तो दुनिया में ऐसे कौन सी हेरिटेज प्रैक्टिसेस है, तो उन्होंने जब रैंकिंग की है तो 2 नंबर उन्होंने दिए हैं उस प्रैक्टिस को, जिसमें मुझे एग्जैक्ट कहा, अफ्रीका में शायद रूट्स बुक में उसका रेफरेंस आया है कि वहाँ एक ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो आप अपना नाम बताते हैं तो वो आपके फैमिली के पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। ये कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो कह के पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ट्रांसमिट करके वो एक प्रैक्टिस उन्होंने किया है, और उसको 2 नंबर दिया है, 2nd रैंक दिया है यूनेस्को ने, और 1st रैंक दिया है इंडिया की। जो ये वेद जिस तरह से बताए गए, वो जैसे पीयूष जी ने हमें शुरुआत में बताया कि ब्राह्मण
पीढ़ियां होती है, उनके कुटुंब होते हैं जो सिर्फ ऋग्वेद ही याद करते हैं, कोई यजुर्वेद ही याद करते हैं, तो उनका वो याद करने का तरीका भी इतना परफेक्ट है। ये यूनेस्को ने चेक करके बताया है कि इतना परफेक्ट है कि उसमें एक शब्द का भी इधर का उधर नहीं हो सकता। इतने परफेक्ट मैनर से वो हमारे हजारों साल से आज जो हमारे पास आए हैं वो टोटली परफेक्ट है। और ये जो परंपरा है इसको फर्स्ट रैंक दुनिया में हमारी जो इंडिया की जो परंपरा है उसको दिया गया है। इसलिए जो वेद है। अरुणा जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पुरानी बात, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तब की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे फादर के जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, उनकी जो बातें होती थी, मैं उनकी बात जब मैं बैठा सुनता रहता था, उनकी बात होती थी। तो जब उसमें 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ वो लड़का था, वो पढ़ा करता था, आपको याद होगा, सबको लास्ट नेम पता होते थे, सबका लास्ट नेम। हमारा लास्ट नेम शर्मा है, लेकिन शर्मा हमारा लास्ट नेम लिया हुआ है क्योंकि शर्मा सब ब्राह्मण यूज कर सकते हैं, तो शर्मा ठीक है। पर हमारा फैमिली नेम तुगनैत है। तो जिसको पता है कि तुगनैत है, उसको 2 मिनट लगेंगे समझने में कि तुगनैत का मतलब है कि आप फलाने 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 जगह के बिलोंग करने वाले ब्राह्मण हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं फादर के फ्रेंड्स की बातें सुनता था और वो कहते थे, अच्छा अबोर, ये अबोहर का रहने वाला कपूर है, ओहो, तब तो इसका मतलब ये मेटल का बिजनेस किया करते थे। देखिए अरुणा जी, इस तरह से फैमिली ट्रेडिशंस और लास्ट नेम से इंसान के प्रोफेशन तक की सर्च हो जाती थी, ठीक होती थी ना। ये मैं आपको अपने मेमोरी की बता रहा हूँ, ये तो बड़े आराम से हो जाती थी चीजें सर्च। दूसरी बात, जितने भी हमारे पुरी में या बनारस में या ऐसी जगहों पे पंडित होते हैं, वो सारे ये मेंटेन करते हैं कि आपकी सारी फैमिली ट्री हम मेंटेन कर रहे हैं, हम बता देंगे आप। होता है ना, अगर आप गई होंगी तो आपने देखा होगा ये चीज। मेरे को किसी ने हमारी फैमिली जो चैट चलती है उसमें किसी ने शेयर कर बताया था एक बार कि बनारस में ये सो एंड सो पंडा है, उसकी हमारी 18 जनरेशंस का हिस्ट्री उसके पास है। तो मैंने पूछी नहीं है, कभी गया नहीं कभी मैं बनारस, लेकिन वो ऐसा तो होता ही है ना। तो ये मुश्किल चीज नहीं है, ये हुआ करता था। सो इस चीज को स्मरण में रख लीजिए आप कि जैसे साउथ के ब्राह्मण मंत्रों को याद करके परंपरा से एक के बाद दूसरे ऐसे ऐसे दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवारों को मैं भी मिल चुका हूं जो कि पूरे वेद मंत्र, किसी भी एक वेद के जो उन्होंने याद किए होते थे, वो पूरे के पूरे वेद मंत्र रैटल किया करते थे। और उनमें प्रथा होती थी कि बच्चे सुबह, मैंने देखा हुआ है जो बता रहा हूं आपको, कि जो बच्चे सुबह उठते थे, स्कूल जाने के पहले नहा धोकर वो 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट बैठ के मंत्रों का पाठ करते थे कि आज इतने से इतने मंत्र का पाठ करेंगे, आज इतने से इतने मंत्र का पाठ करेंगे, फिर हम अपना डे शुरू करेंगे, स्कूल चले जाएंगे। फिर वो स्कूल का सारा काम करते थे, सारा दिन चलाते थे, वो करते थे। फिर जब आते थे वापस, अगले दिन फिर वही। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है, कानों से सुना हुआ है। तो मुझे पता था कि ये फैमिलीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो मंत्रों को इस तरह से पाठ करके याद रखती हैं, आज तक रखती हैं। श्वेता जी कुछ पूछना चाह रही थी, या फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ? हाँ जी सर, मैंने रखा एक एक्चुअली मिनट। हाँ सनील बताइए। जो आपने बताया और उन्होंने भी बताया, साउथ में अभी भी है। अभी इस ईयर वी लॉस्ट माय डैड, तो उस समय में जो यहाँ के लोकल हमने बुलाए थे पंडित के लिए, क्रियाक्रम के लिए, वो पूछते हैं अभी भी गोत्र के अलावा, वो वेद भी पूछते हैं कि कौन सा वेद है आपका। हाँ तो बिल्कुल अभी ठीक बात, ठीक हो बात। रहा है और वो उस तरह से याद रखते हैं अभी भी। तो ये मैंने नॉर्थ में नहीं सुना था, बट यहाँ पे हो रहा है। हाँ बिल्कुल, साउथ में प्रैक्टिस फॉलो होती है, नॉर्थ में था छूट गया। हाँ नॉर्थ में भी था, छूट गया, मगर साउथ में फॉलो होता है। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि पंडों की बात, मैं हरिद्वार भी जा चुका हूँ और शेषनाग कश्मीर में भी जा चुका हूँ जी। जब हरिद्वार में गए थे तो पिताजी, हम छोटे थे, तो पिताजी के साथ गए थे। वो पहली, वहां जैसे ही आप उतरे बस से, उन दिनों तो बस ही होती थी, तो कोई खड़े होते थे लोग, अगर आप, वो पूछते थे आपका नाम क्या है और कौन से
आपका गोत्र, नाम नहीं लेकिन गोत्र। गोत्र क्या है। हाँ जैसे हमने कहा कश्यप है और पिताजी ने कहा कि इस गांव से है, कहता अच्छा ये आपका पंडा वो है, यानी कि उनको आपस में भी पता था कि पंडा कौन सा है। अब वो आए, उन्होंने एकदम हमें ले गए और फिर उस समय ये भी पूछते हैं गांव में और क्या क्या हुआ है, किसी की शादी हुई, किसी की मृत्यु होगी, तो वो सब लिख, इस दिन श्री सो एंड सो आए थे इस बात के लिए, भ्रमण करने के लिए या अस्थियां करने के लिए या कुछ भी, और गांव में और क्या क्या चीजें हो चुकी हैं वो सब लिख लेते थे। तो मैंने वो किताब अपने आप ऐसे पोथी थी तो ऐसे से पलटी हुई, तो पोथी में से आप कहें अच्छा 200 साल पहले हमारा कौन आया था वो बता देते थे। फिर मैं शेषनाग गया, जबकि मैं बड़ा हो चुका था, विवाह हो चुका था, तो रश्मि भी साथ गई थी और हमारा बेटा भी। तो वहां जब पंडे मिले तो उन्होंने भी मैंने बताया मेरा ये है, उन्होंने बताया। तो फिर रश्मि ने भी पूछा कि पंडित जी मेरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि जो पुराना था ना, वो कहते थे कौन सा गांव है, क्योंकि आप लोग गांव में गए नहीं थे। तो शी कुडंट रिमेंबर दैट, कहता नहीं जी आपको ये 2 चीजें बतानी है तो मैं बता सकता हूँ कि आपका पंडा कौन है। उनको ये सब नॉलेज था, लेकिन वो ऐसे रखते थे। इसका अर्थ ये भी है कि लोग पुराने जमाने में भी यात्रा करते थे। हम सोचते हैं ना जी, उन दिनों तो यात्रा करने का तरीका नहीं था। भारत में सब जगह से जाते थे, किसी इतना ज्यादा नहीं था कि चलो छुट्टी पे चलें, वो तीर्थ के लिए जाते थे। नहीं ठीक बात है, आपने ठीक कहा। ये सारा, ये अरुणा जी जैसे आप बात कर रही थी, ये सारा कुछ हमारे सिस्टम्स के अंदर था और अभी भी है, कई काफी हद तक अभी भी है। तो अभी भी है। हाँ, एक्चुअली वो हरिद्वार के जो पंडित थे उन्होंने ये भी कहा कि पिताजी से बोले देखिए मेरा ये व्यवसाय नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन संडे को मैं आ जाता हूँ क्योंकि प्रथा निभाने के लिए कि ये पुराना था, मेरे परिवार वाले पंडित थे तो मैं इसके लिए आता हूँ। मैं और वो पंडित जब आप जाते थे पुराने जमाने में, आपके रहने का इंतजाम सब कुछ करते थे और बिल्कुल उनका इंतजाम करते थे कि बिल्कुल कुछ पूजा दक्षिणा पाठ, देते थे। रहना धोना सब किया करते थे। बिल्कुल ठीक बात है, सच कहते हैं आप। लेकिन उसने कहा कि मैं अब ये करता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए आता हूँ कि प्रथा चलाने के लिए। अच्छा, आप पहली बात बताइए कि कितना माइक्रो समझना चाहेंगे आप जो मैंने बात की है, तो मैं फिर अगले हफ्ते इसी बात को पिक करूंगा। क्या समझना चाहेंगे आप? समझना चाहेंगे कि कर्म को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, या कर्म फल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, या क्या कितना माइक्रो समझना चाहेंगे? मैं एक सब्जेक्ट को उठा के बताता रहूंगा आपको। सुनील जी आप बताइए। जो कर्म का पार्ट है, जो कि कर्म में हम कितना मान्यूट जा सकते हैं, कि जो हमारे कंट्रोल का कर्म है, कि हमें इंसान के इसमें योनि में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वेद के हिसाब से एज पर वैल्यूज, और क्या हम आज के जमाने में नहीं कर रहे, बहुत कुछ नहीं कर रहे, बट क्या करना चाहिए टू लिव अ सेटिस्फाइड एंड गुड लाइफ एंड देन गो टू मोक्ष, जो शायद मुझे लगता है होगा कहीं ना कहीं, वो उसमें जितना डिटेल जा सके आई थिंक आई एम ओके। ये गीता का सब्जेक्ट है प्राइमरीली, लेकिन मैं कर्म पे अगले हफ्ते कर्म और कर्म फल पे बात कर लूंगा नेक्स्ट वीक। और बताइए, और कितना माइक्रो क्या चाहिए आप? नॉलेज पे भी कर सकते हैं। नॉलेज तो सारा चल ही रहा है, ज्ञान जो चल रहा है। नहीं, आई एग्री विद सुनील जी। कर्म के बारे में ही आप माइन्यूट से माइन्यूट जितना जा सकते हैं उसके बारे में बताइए अगले हफ्ते। चलिए ठीक है, मैं कर्म और कर्म फल पे चलूंगा अगले हफ्ते। कर्म और कर्म फल के बारे में, हाँ ठीक है। और ज्ञान के बारे में क्या माइन्यूट चलना है, पता करना है, ये पूछिए। ज्ञान के बारे में अगेन रिलेटेड टू कर्म की, जो हम एक तो ये है कि आप साधु बन गए, बट जो नॉर्मल आदमी गृहस्थ में है वो उसको ज्ञान अर्जित करते ही रहना चाहिए एज लॉन्ग एज वी आर सर्वाइविंग। उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा जो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो कर्म और कर्म फल के रिलेशन में जो ज्ञान है उसके बारे में बात करनी चाहिए जी। ठीक है, करूंगा नेक्स्ट वीक, इसके ऊपर ही ले लेंगे। प्रभा जी क्या कह रही हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, यही कह रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में आप इसी को लीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा और बहुत गहराई तक जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
किसी और आज की जो बात की है उस पर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई कमेंट करना हो? वो पूछ रहे हैं आपसे कुछ। कौन ये पूछ रहे हैं? नित्यानंद जी। हाँ नित्यानंद जी पूछिए, क्या पूछना है? अनम्यूट कर लीजिए। डैड अनम्यूट कीजिए। हाँ पापा निशिकांत जी, नहीं, नित्यानंद जी। वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। डैड अनम्यूट कीजिए पापा। हाँ वो नित्यानंद जी। नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं कर पा रहे हैं, उनका वीडियो भी, ऑडियो वीडियो दोनों बंद है। उनको हम बता देंगे फिर ऑफलाइन। हाँ तो आप या पूछ के बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं। ये भी ज्ञान है श्वेता, आप ज्ञान दे देना। ये भी ज्ञान है, बिल्कुल सच बात है, ये ज्ञान है। मैं ज्ञान ही प्राप्त कर रहा हूँ कि अब मैं मीटिंग्स में कैसे ऑडियो को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, गानों को कर सकता हूँ, मैं भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। ज्ञान ही है। Every day you are learning something every day. यस, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। एवरीडे अच्छा, बोलना ये था कि मुक्ति शब्द का मैं मीनिंग और मुक्ति शब्द का क्या होता है और मुक्ति कैसे मिलती है, इसके बारे में मैं पूछना चाहता था। मुक्ति शब्द का अर्थ और मुक्ति शब्द का मीनिंग और उसका कैसे मिलती है, तो अगले हफ्ते बात करें। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक। फिर ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो उस पर अगले हफ्ते बात करते हैं। मुक्ति का प्राइमरी अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्कर में से छूट जाना। गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, वो है मुक्ति। ठीक है, ये मुक्ति का अर्थ है। हाँ जी जी, आज का जो आपने ये आज की टॉक पर एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जो टाइम है, जिस तरह से हम समझते हैं टाइम, क्या फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ने हमारा टाइम चुराया है? क्योंकि हमने तो पहले से इस्टेब्लिश कर लिया कि पल क्या है और दिवस क्या है, तो क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ने सारे यही हमारे से टाइम के मेजरमेंट्स चुराए हैं क्या? देखो, मैं चुराया वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आज से 5000, 7000, 10,000 साल पहले सारी की सारी सभ्यता जो थी, सिविलाइजेशन जो थी सृष्टि के अंदर, वो सारी की सारी वैदिक और हिंदू सिविलाइजेशन ही थी। तो उसी सिविलाइजेशन से सारा नॉलेज, अब ग्रीक्स जो हैं वो सारे एक्सेप्ट करते हैं कि हमने सारा कुछ इंडियन इंडोलॉजी से सीखा हुआ है। फिर उसी तरह से जो स्पेनिश हैं या पोर्टुगीज हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने सारा कुछ इंडिया के नॉलेज से सीखा हुआ है। तो ये इवेंचुअली सारा सब मानना शुरू करेंगे। आज मैं ये मानता हूं, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूं, बहुत स्ट्रांगली मैं ये मानता हूं कि आज 20 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सारा वर्ल्ड है, वो वैदिक वैल्यूज एंड सिस्टम्स को 100% एक्सेप्ट करेगा, 100% एक्सेप्ट करेगा। और इन्हीं लोगों को हम लोग ज्ञानी या विद्वान या आर्यजन कहते हैं। जो नहीं एक्सेप्ट करते हैं उनको हम असुर कहते हैं। तो ये चीज जो है, ये भगवान राम के टाइम में भी थी, कृष्ण के टाइम में भी थी और आगे भी होगी। तो ये मैं मानता हूं कि जो भी टाइम फ्रेम लगेगा क्योंकि अब जब साइंटिस्ट इन बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानना शुरू करेंगे ना। करेंगे तो क्या है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, व्हाटएवर टेक्स इट्स टाइम, इट टेक्स इट्स टाइम। तो एक ही तरीका है समय को मेजर करने का, मतलब एक ही तरीका है। हाँ, उन्होंने बोरो किया हुआ है सारा कुछ, हम लोगों से वो ले लिया है, ठीक है, इट्स ओके। सन तो वही है ना, अगर आप सन ईयर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सूरज तो वही है। चांद के दिन कैलकुलेट करेंगे तो सबको पता है कि चांद 28 दिनों बाद बदल जाता है। तो मून मंथ आपको मालूम ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारे ज्यूज मून मंथ को फॉलो करते हैं, बाकी भी करते हैं। तो मून मंथ तो दिखता ही है, चांद सबको दिखता है। पीयूष जी जी इंदिरा जी बताइए। कर्म फल के साथ एक और बात है, अलग है जरा, पर ये जो पूरा मेरे को समझ में नहीं आता, ये पश्चाताप करने से पाप उतर जाते हैं, वो कैसे होता है? अच्छा, आप कहते हैं कर्म फल तो जाना ही पड़ता है, कर्म फल का फल मिलता ही मिलता है। चलिए अगले हफ्ते तो पश्चाताप की बात भी करेंगे। हाँ ठीक है। प्रायश्चित और पश्चाताप, हाँ ये अलग चीजें हैं। हाँ, रिपेंटेंस, उसकी बात भी करेंगे अगले हफ्ते। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो आज फिर यहाँ बढ़िया meeting- हो गया आज तो, बहुत बहुत दिमाग एकदम उड़ने लगा। ज्यादा देखिए- डीप नॉलेज आ गई। देखिए, बहुत- समझ आना चाहिए, समझ आना बहुत- चाहिए, और जो कह रहा हूँ वो समझ आना चाहिए, बस ये 2 चीजें जरूरी हैं। मेरा वाह, वाह। पर्पस ही यही है। अब आप आइंदा कोई किताब उठाएंगे, कोई चीज सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि ये वैदिक वैल्यूज पे उतरती है या नहीं उतरती, एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, बस मेरा पर्पस वही है। दैट इज ऑल दैट द पर्पस वाज टुडे। The mind gets blown away from the immensity of wisdom Vedas have. बस वही है, सारा वही हाँ। पर्पस है, सारा हाँ, पर्पस ही वही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, अगले सैटरडे को ज्वाइन करिए। जी, अगले सैटरडे वही नमस्कार। कर्म फल पर नमस्कार पिक करेंगे, सबको, कर्म और नमस्कार। कर्म फल पे पिक करूंगा अगले सैटरडे, नमस्ते। और उसके ऊपर नमस्ते। एक्सपैंड करूंगा। थैंक यू, सबको नमस्ते, थैंक यू नमस्ते। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।